उनका समय बीत रहा था। एक दिन जब रघु गाजर बेचने के लिए गया हुआ था, तो पीछे से उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी गायें लेकर जा रहा था। उसकी गायों ने गाजर को देखा तो रघु के खेत की तरफ दौड़ी। उन्होंने रघु के खेत से गाजर खाना शुरू कर दी। चलो बस करो अब, पता नहीं किसका खेत है, मालिक आ गया तो पूरे पैसे लेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो भागो, अब घर जाकर खा लेना। चरवाहे ने गायों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारा खेत साफ कर दिया। चरवाहा जल्दी से अपनी गायें लेकर वहां से निकल गया। किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। रघु की कमाई का एकमात्र जरिया यही गाजरों का खेत था। वह भी अब तबाह हो गया और रघु को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। उधर रघु बहुत खुश था, दिल ही दिल में सोच रहा था, अब गाजर अच्छी बिक रही है। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक लाल रंग का प्यारा सा सूट ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन इस बार मैं पक्का उसे सूट ले दूंगा। ऐसे ही ख्यालों में रघु अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह रघु अपनी टोकरी लेकर गाजर तोड़ने खेत गया, लेकिन जैसे ही उसने खेत देखा, खेत देखकर उसका दिल बैठ गया। ये क्या हुआ? सारी गाजरें कहाँ गईं? ये तो पूरा खेत खाली है। फिर उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि कोई सारी गाजरें खा चुका था। अब वह कौन है इसका रघु को पता नहीं था। रघु बहुत मायूस हुआ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं, अब मैं क्या करूं? रघु उदास होकर घर वापस आया। घर पहुंचकर वह बेटी के पास गया। क्या हुआ पिताजी, आज आप गाजर बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो खराब नहीं? तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है। पता नहीं कौन मेरी सारी गाजरें खा चुका है। मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में गाजर लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। पिताजी, आप इतनी चिंता मत करें। पहले ही मैं बीमार हूँ, इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करें कि जब तक नई गाजर नहीं उगती, आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम करें। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। काका रामू मुझे पहले सेठ भूषण के पास काम करने को कहते थे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे सेठ भूषण के पास ही जाता हूँ और उनके पास काम करता हूँ जब तक नई गाजर नहीं उगती। ठीक है बेटी, मैं अभी जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रघु सेठ भूषण के पास काम का पता करने के लिए चला गया। सेठ जी, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ रघु, तुम यहाँ काम ढूंढ रहे हो? तुम्हारी गाजर को क्या हुआ? तुम तो गाजर बेचते थे ना, फिर अचानक आज यहाँ को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रघु ने सारी बात सेठ भूषण को बता दी। हाँ रघु, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत खराब है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की जरूरत थी, जो कि कल ही आया है। अब मुझे किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए, दिहाड़ी भी बेझिझक कम दीजिएगा, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अरे रघु, अभी काम नहीं है, बोला तो है तुम्हें। जाओ, जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रघु को सेठ भूषण ने कोई भी काम नहीं दिया। वह वापस घर की तरफ नहीं लौटता, बल्कि आगे पीछे गांव के कुछ लोगों से काम का पता करता रहा, लेकिन किसी के पास भी। कमलपुर नामक गांव में माधव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ में रहा करता था। वो चाट और गुपचुप का ठेला लगाया करता और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता। उसकी 3 बेटियों के नाम थे सीमा, निधि और सविता। सविता सबसे छोटी थी और माँ बाप की सबसे लाडली थी। वैसे तो सविता बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान थी और घर के कामों में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी।
परंतु सविता सांवली थी। सविता की दोनों बड़ी बहनें उसे हमेशा ही सांवली होने का ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सविता की माँ ने अपनी बेटियों के पास आकर कहा, अरे सीमा और निधि, सविता को देखो तो जरा, वो मेरे साथ हमेशा ही घर के कामों में मदद करती है और तुम दोनों हो कि सारा दिन बैठी रहती हो, जरा कुछ काम भी कर लिया करो। माँ, सविता ठीक ही तो करती है। अरे उसे तो आपके साथ बस काम ही करना चाहिए, और वो धूप में जाकर काली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही काली है। हाँ माँ, सीमा दीदी ठीक ही कहती है। यदि हमने इसकी तरह बटन मारने शुरू किए तो हमारे हाथ काली हो जाएंगे, और यदि धूप में जाकर पानी लाना शुरू कर दिया तो हम खुद काली हो जाएंगे। आप तो बस सविता से ही काम करवाया करो, हमसे नहीं। बेकार में हमारी रंगत पर फर्क पड़ गया तो नुकसान आप ही का होगा, जब हमारी शादी कराने में दिक्कत आएगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तब माँ सविता से कहती है, बेटा, तुझे भी इन दोनों की बातों का बुरा लगता होगा ना? तू चिंता मत कर, तू सबसे सुंदर है और गुण में तो तू सबसे आगे है। और देखना, एक दिन इन दोनों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा और तब ये अपनी गलती पर पछताएंगी बैठकर। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, मैं अपनी दोनों बहनों की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। और माँ, वैसे भी मुझे घर के कामों में आपकी मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। और ठीक ही तो कहती है वो दोनों, वो गोरी है, अगर धूप में जाएंगी तो काली हो जाएंगी। वैसे भी तू ही कह रही थी ना कि तुझे इन दोनों की शादी करनी है, तो माँ तुम भी इन दोनों की बातों को दिल से मत लगाया करो। और चलो अब हम काम खत्म कर लेते हैं, वरना जैसे जैसे दोपहरी बढ़ेगी काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह सविता कभी भी अपनी दोनों बहनों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा अपनी माँ के साथ कामों में लगी रहती। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। परंतु एक दिन माधव अपना ठेला बंद करके वापस घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। माधव की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी के सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ता है। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे साथ साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरी नहीं तो अपनी 3 बेटियों के बारे में तो सोचते। माँ, पिताजी जा चुके हैं और जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन हम तीनों है ना माँ, तुझे संभालने के लिए, तो चिंता मत कर माँ। वो सभी मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार। अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। गीता उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं, चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है, सीता से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी अमन कमरे में आता है। गीता ठीक कह रही है माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं भैया को बुलाता हूँ। रवि भी बूढ़ी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? रवि जी, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो अमन, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़ी थी। गीता और सीता पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं, इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी, इन्हें कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। सीता रोने लगती है। गीता की आंखों से भी आंसू बहती हैं, लेकिन वो संयमित रहती है। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटे की स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी, वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। शाम को कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे तूने देखा, गीता तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी बूढ़ी माँ ने सीता को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हो तो अपना भी पराया हो जाता है।
अब ये सच आज तक किसी से छुपा है? घर पर अमन और गीता आपस में बातें कर रही थी। गीता, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा समझती हो। मैंने माँ को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। एक महीने बाद आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के कागज ढूंढ रहे थे। तभी एक पुरानी लोहे की पेटी से माँ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज निकाले गए। गीता और सीता थोड़ी दूरी पर बैठी सुन रही थीं। देखो अमन, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरा बेटा है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूँ। सुन, माँ मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि अमन की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसीलिए तुझे सिर्फ 20% हिस्सा मिलेगा। भैया, माँ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? माँ को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह ज़बानी कहा था। अब तू माने या ना माने, मुझे तो 80% हिस्सा चाहिए। इतना सुन गीता और अमन अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तो आ भी नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता गीता, पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। अमन, अब फैसला तुम ही करना होगा। अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सीता और रवि खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 80% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय। अमन और गीता अपने 20% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पीठ की थैली थी। सामने की ओर रवि का बड़ा खेत फैला हुआ था। रात का समय। रवि और सीता आपस में बहस कर रहे थे। कहते थे, माँ ने 80% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो हाल, अमन आधी जमीन में 2 गुना कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों माँ की दी गई जमीन तो मिल गई, पर चैन नहीं मिला। गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार तो अमन ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है अमन, हम लोगों की तो 8-8 बीघे की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। अमन भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ साल बाद अब अमन के पास आधुनिक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और एक गोदाम था। अमन ने अब कई गुना जमीन बढ़ा ली थी। गीता एक रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। अमन एक व्यापारी से मिलकर लौटता है। गीता, इस बार की फसल ने हमारी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 2 बीघा जमीन और ले ली है। ये तो बहुत खुशी की बात है अमन जी। ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है। माँ के जाने के बाद हमने बहुत सहा, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। रात का समय। घर में सन्नाटा था। रवि का बेटा खाट पर लेटा था, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गया था। रवि और सीता उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। एक कोने में दवाइयों की थैली रखी थी। रवि, दवाई की आखिरी खुराक भी दे दी। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन जरूरी है। सीता, 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ, अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। रवि का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें डरी हुई। रवि, मेरे पास एक रास्ता है। हम अमन से मदद मांगेंगे। क्या? अमन से? मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा।
रवि, अब बात अहंकार की नहीं, हमारी बेटी की जान की है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह अमन और गीता तुलसी में पानी चढ़ा रहे थे। सामने रवि और सीता झिझकते हुए आते हैं। अमन दोनों को देखकर चौंक जाता है। भैया भाभी आइए, अंदर आइए। कैसे आना हुआ? दीदी आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं गीता, आज हम कुछ मांगने आए हैं। अमन, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बेटा बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है, अब बस वो बची है जिसे कभी मैंने माँ के बहाने तुमसे छीन लिया था। भैया आप बैठिए, ये घर भी आपका है और हम भी। कहिए कितना चाहिए? अमन, सेठ रोज धमका रहा है, कहता है अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा और सेठ का कर्जा भी चुका दूंगा। अमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूं। भैया, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो कुछ भी हुआ वो सबक था, लेकिन हम अब भी भाई हैं और भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? उधर गीता और सीता आपस में बात कर रही थी। गीता, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर आज जब सब छिन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। दीदी, बीते दिनों को भूल जाइए, अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोपहर का समय, अस्पताल के एक कमरे में रवि का बेटा बिस्तर पर लेटा था। उसका इलाज चल रहा था। अमन डॉक्टर से बात कर रहा था। गीता और सीता पास में बैठी थी। अब घबराने की जरूरत नहीं, बच्चे का इलाज सही समय पर हो गया। बच्चा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप और अमन दोनों ने मेरे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। भैया, मेरे लिए आपका झुकना सबसे बड़ा बोझ है। बस अब ये बात हमेशा याद रखिए, हम परिवार हैं। कुछ दिन बाद घर में सब मिलकर बैठते हैं। एक बड़ी चौकी पर चटाई बिछी थी। अमन, गीता, रवि, सीता और बच्चा। गीता, अगर तुम ना होती तो आज हम ना जाने किस हालत में होते। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और 2 आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर, जमींदार होगा, मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको, इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी।
दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला, जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों